वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है विवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं बुनिशेष श्रीमाली और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टैक्स के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको जैसे टैक्स के बारे में बता ही दिया था, टैक्स क्या होता है, टैक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डायरेक्ट टैक्स का पहला भाग, इनकम टैक्स। क्या होता है इनकम टैक्स, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इनकम टैक्स यानी आयकर के अंदर क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, किन किन आय को सम्मिलित किया जाता है, वो सब कुछ आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने आपको बताया था टैक्स के बारे में, टैक्स क्या चीज होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, टैक्स का मतलब होता है सरकार के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए जो शुल्क लिया जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं टैक्स। सामान्य रूप से टैक्स दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब जैसा कि मैंने आपको लोग बताया था पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया था जब करदाता स्वयं सरकार को क्या चुकाता है, टैक्स चुकाता है प्रत्यक्ष रूप से, जिसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको बताया था जब करदाता जो होता है स्वयं क्या करता है, टैक्स नहीं चुकाता है, किन्हीं मध्यस्थों की सहायता से क्या चुकाता है, वो टैक्स चुकाता है, जिसे हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, इसका एग्जांपल दिया था डायरेक्ट टैक्स का, टीडीएस वाला। आपको ध्यान हो तो एफडी करवाते हैं बैंक में, पैसा जब जमा करवाते हैं तो उसके एवज में जो भी ब्याज मिलता है पैसा डिडक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली अपने खाते से। वो भाग किसका था, डायरेक्ट टैक्स का। टीडीएस कब आता है, कैसे उसमें कटौतियां होती है, वो अपन पढ़ेंगे आने वाली क्लासों के अंदर। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। आपको एक उदाहरण दिया था, ध्यान हो आप लोगों, मोबाइल वाला 10,000 का मोबाइल था, 18% उस पर क्या लग रहा था, टैक्स लग रहा था। तो मोबाइल कितना क्या हो गया, 11,800 का हो गया। तो उसमें दुकानदार क्या कर रहा था, दुकानदार 10,000 अपने पास रखता था और 1,800 रुपये क्या कर रहा था, आगे जमा करा देता। तो वो कर लेता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में आप लोगों को बताना वाला इनकम टैक्स, जो कि एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताई थी चीजें कि डायरेक्ट टैक्स में अंदर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स आते हैं, अलग अलग टैक्स आते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स क्या होता है, जैसा कि नाम से लग रहा है कि इनकम को हिंदी में कहा जाता है आय, और टैक्स का मतलब होता है कर, यानी कि आय पर लगने वाला कर। कौन सा टैक्स कहलाता है, आयकर कहलाता है। ये तो कि सामान्य बोलचाल की भाषा में, लेकिन हम यदि हम देखे जाए इनकम टैक्स के हिसाब से देखा जाए तो इसकी इनकम टैक्स की परिभाषा क्या होती है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, नॉर्मली क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति की आय पर जो भारत सरकार द्वारा एक कर लगाया जाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इनकम टैक्स कह सकते हैं। और उसका जो एक्ट भी दे रखा है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखें, आयकर का जो एक्ट है वो कौन सा है, आयकर अधिनियम 1961। अपनी कॉपी में लिख जरूर दें इसको कि भारत में जो आयकर लगता है उसका एक्ट बना हुआ है। उसका एक्ट कौन सा है, भारत का आयकर अधिनियम 1961 के अंदर। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि इसमें दे रखा है आयकर वार्षिक आय पर लिया जाने वाला कर है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो गया वो क्या कमा कर रहा है, सालाना वार्षिक रूप से कोई आय अर्जित करता है तो उस पर क्या लगता है, एक टैक्स लगता है। तो उसमें भी क्या होता है, अलग अलग रेट्स होती है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट आने वाले टॉपिक के अंदर। तो जैसा कि इसमें बोल रखा है कि आय पर लगाया जाने वाला कर है, और इसमें अंदर क्या होता है, हर व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय पर उसके द्वारा दिए जाने वाला आय का निर्धारण किया जाता है। यानी कि पिछले साल का मतलब क्या होगा, जैसा कि मैं बात करता हूं, अभी की बात करता हूं, अभी वर्तमान समय में जो साल चल रहा है उसको आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आपको कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं चलना है, आपको किसके हिसाब से चलना है, वित्तीय वर्ष के हिसाब से चलना है। वित्तीय वर्ष क्या होता है, ऐसा वर्ष जो 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है तथा 31 मार्च को समाप्त होता है, वह कहलाता है वित्तीय वर्ष। कंप्लीट यहां तक, वो तो बात है कोई अकाउंट्स के हिसाब से। हम पढ़ रहे हैं टैक्स यानी कर पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको कहा जा सकता है कर निर्धारण वर्ष। अब मैं बात करता हूं, इस साल की बात करता हूं, इस साल की आय पर आपको टैक्स कब चुकाना पड़ेगा, आने वाले साल के अंदर। आने वाला साल कौन सा, आने वाला साल होगा 21-22। 21-22 कैसे हो रहा है, 1 अप्रैल 2021 से लगाकर 31 मार्च 2022 तक। तो इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स मतलब पिछले साल में आपने पैसा कितना कमाया उस पर आपको क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। मैं वर्तमान समय की बात करता हूं, तो हाल फिलहाल की बात करें तो पिछला जो साल हो गया वो कौन सा हो गया, 2019-20। कौन सा हो गया, 2019-20, वो हो गया पिछले साल।
और अभी जो साल चल रहा है देखा जाए तो वो कहलाता है कर निर्धारण वर्ष। कौन सा कहलाएगा? कर निर्धारण वर्ष। आने वाली मैं आपको परिभाषा बताऊंगा उसमें क्या होता है। कर निर्धारण वर्ष को कहते हैं असेसमेंट ईयर। कि इसमें परिभाषा में क्लियर दे रखा है, आयकर अधिनियम 1961 हो गया, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात इनकम टैक्स क्या बोलता है? पिछले साल में जो आपने कमाया उस पर क्या चुकाना पड़ेगा? आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। तीसरी बात ये बोल रहा है आयकर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय पर लगाया जाता है। आयकर कानून के तहत वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि है। जैसा मैंने आप लोगों को बता ही दिया, साल कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल को प्रारंभ होगा और 31 मार्च को क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसने क्या कर रखा है? 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया है। एक कौन सा हो गया? एक हो गया पिछला वर्ष और दूसरा कौन सा हो गया? निर्धारण वर्ष। पिछला वर्ष, अभी की बात करता हूं, पिछला वर्ष हो गया 2019-20, ये हो गया प्रीवियस ईयर, पिछला साल में प्रीवियस ईयर। दूसरा होता है कर निर्धारण असेसमेंट ईयर, जो हो गया 2020-21। कंप्लीट है तक। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है जिस वर्ष के दौरान आय अर्जित की जाती है वह पिछला वर्ष कहलाता है। बार बार इसको मैं रिपीट कर ही रहा हूं। और जिस वर्ष आय पर कर प्रभावित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्धारण वर्ष कहा जाता है। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, पिछले साल की अपन क्या करेंगे? आय पर गणना करेंगे। जो भी टैक्स की जो गणना करनी है आपको, कौन सी करनी है? पिछले साल की गणना करनी है। तो इसलिए क्या होगा? पिछले साल पर अपन क्या कर देंगे? उस चीज की गणना कर देंगे। और इस साल के अंदर जिसको कहते हैं कर निर्धारण वर्ष, उसमें क्या कर देंगे? टैक्स की लायबिलिटी अपन दिखा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आयकर का भुगतान प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। मैं आपको बोल रहा था, आपको स्टार्टिंग क्लास में आपको क्या बताई थी? व्यक्ति जो होता है जन्म लेता है वो किसके साथ जन्म लेता है? टैक्स के साथ जन्म लेता है। कारण में मैं आप लोगों को बताया था, व्यक्ति जब मृत्यु की शैया पे होता है उसमें भी क्या होता है? देखा जाए तो ये मर भी जाता है। उसमें क्या होता है? वो एक प्रकार से टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स के अंदर ही मर रहा है वो। मैंने आपको इसका कारण भी बताया था। बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो भी हो रहे हैं, एजुकेशन हो गए, दवाइयाँ हो गई, उसके कपड़े वगैरह जो भी हो गए, उस पर भी क्या होता है? किसी न किसी रूप में टैक्स पे जुड़ा हुआ होता है, वो आपको चुकाना पड़ता है। फिर बात करें व्यक्ति जब मरता है तो उसमें क्या होता है? अंतिम संस्कार की बात की जा रही तो उसमें भी हो रहा है, या फिर मृत्युशय पे जब होता है उसमें जो भी खर्चे हो रहे हैं तो उसमें भी क्या जुड़ा होता है? टैक्स जुड़ा होता है। तो कहने का मतलब क्या है? स्टार्टिंग से अगर एंडिंग तक हर जगह क्या हुआ? टैक्स हो रहा है। तो हर व्यक्ति को क्या चुकाना पड़ता है? टैक्स चुकाना ही पड़ता है। नेक्स्ट कंप्लीट है। इसमें व्यक्ति में किन किन को सम्मिलित किया जाता है? जैसे कि बोल रहा है व्यक्ति के दायरे में आते हैं कौन कौन है। अब व्यक्ति का मतलब पर्सन नहीं हो गया। व्यक्ति का मतलब क्या होता है? व्यक्ति का मतलब होता है जैसे कि क्लियर दे रखा है, व्यक्ति में आ गया व्यक्ति, आम व्यक्ति, आप हो गए, मैं हो गया, हम कहलाते हैं व्यक्ति। कंप्लीट है तक। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि व्यक्ति में और किसको सम्मिलित करते हैं अपन? हिंदू अविभाजित परिवार। वर्तमान की बात करता हूं तो व्यक्ति ज्वाइंट फैमिली में कम रहता है। ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या? तो संयुक्त परिवार। ठीक है, ये उसी की श्रेणी में आता है। संयुक्त परिवार का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी परिवार के अंदर उसके पूरा परिवार रहता है, जिसमें दादा दादी हो गए, काका काकी हो गए, बड़े पापा बड़ी मम्मी हो गए, या फिर जो भी फैमिली के मेंबर हो, एक ही जो घर होता है उसके अंदर रह रहे हैं। और उसका मुखिया कौन होता है? जैसे कि अभी बात करते हैं दादाजी उसमें सबसे बड़े हो गए, तो दादाजी उसके क्या हो गए? उस परिवार के क्या हो गए? मुखिया हो गए। यानी कि यदि सब मिलजुल के रह रहे हैं और सबने बोला कि हम तो व्यक्ति है ही नहीं तो हम टैक्स क्यों चुकाए हैं? तो इनकम टैक्स क्या बोलता है? कोई बात नहीं, आप ज्वाइंट फैमिली हो, आप एक प्रकार का कौन हो? हिंदू अविभाजित परिवार, जिसका विभाजन नहीं हुआ है। तो घर का जो मुखिया हो गया या फिर उस परिवार की बात करते हैं, आय की बात करते हैं, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगी? उस व्यक्ति की श्रेणी में आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि इनकम टैक्स ने व्यक्ति को किन किन को व्यक्ति माना है। पहला हो गया आम व्यक्ति, दूसरा हो गया हिंदू अविभाजित परिवार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट वन हो गया व्यक्तियों का संघ, जिसको शॉर्ट नेम बोलते हैं AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब ये क्या चीज होती है? आपने काफी बार देखा होगा बहुत सारे व्यक्तियों के एसोसिएशन बने होते हैं। जैसे वकीलों का एसोसिएशन हो गया, डॉक्टर का एसोसिएशन होता है, या फिर दूसरी चीज का कोई भी एसोसिएशन हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं? सब मिलकर एक ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं। और मान लो उनको कहीं से पैसा प्राप्त होता है, वो तो बोले हम तो कोई व्यक्ति है नहीं, हम तो कोई HUF है नहीं, तो हम आपको टैक्स क्यों चुकाएं? तो इनकम टैक्स क्या बोलता है? इनकम टैक्स ये बोलता है, इनकम टैक्स क्या बोलता है? हमने तो व्यक्तियों के समूह को क्या मान रखा है? एक प्रकार का व्यक्ति मान रखा है, तो आपको क्या चुकाना पड़ेगा? टैक्स तो चुकाना ही पड़ेगा। आगे पास में तक तो व्यक्ति, अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का निकाय, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। निकाय का मतलब वही होता है, एक प्रकार का एसोसिएशन टाइप ही होता है। उसमें क्या होता है? बहुत सारे समूह मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, तो उसको भी क्या माना जाता है? एक प्रकार से व्यक्ति ही माना जाता है। नेक्स्ट फर्म।
अब जो भी पार्टनरशिप फर्म आप लोगों ने सुना होगा नाम, फर्म बहुत सारी फर्में होती है। फर्म क्या होता है, दूसरे जो भी धंधे वगैरह होते हैं उस वो श्रेणी के अंदर आते हैं। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, आप भी एक प्रकार के हमारे लिए क्या हो गए, व्यक्ति हो गए। आपने वार्षिक सालाना कोई आय प्राप्त की है, आय कमाई है, तो आपको हमें एक निर्धारित दर से क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो फर्म को भी एक प्रकार का व्यक्ति माना गया है आयकर के अंदर। कंप्लीट यहां तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो एक तो होती है साझेदारी, ठीक है, और दूसरी होती है कंपनी। इसके बीच की जो कड़ी कहलाती है वो कहलाती है LLP। अब साझेदारी का मतलब क्या होता है, दो दोस्त हैं, मतलब कि क्या एक से अधिक व्यक्ति हो रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कोई धंधा स्टार्ट किया जिसको मैंने बोलते हैं पार्टनरशिप में धंधा स्टार्ट किया। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा है पार्टनरशिप में, एक छोटा सा फायदा नुकसान क्या होता है उसमें, क्या होता है जो दायित्व होते हैं, दायित्व का मतलब क्या होता है, यदि कोई नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई की क्या होती है, कोई लिमिट नहीं होती। यदि 10 लाख के क्या वो नुकसान हुआ तो उन पार्टनर को आपस में उस चीज को बांटना पड़ेगा जो उन्होंने दर निश्चित कर रखी है वो वाली। लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी में क्या होता है कि जैसे उदाहरण के लिए उस व्यक्ति ने 10% पैसा वहां लगा रखा है, एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं आपको, 10% पैसा लगा रखा वहां पे, तो उसके नुकसान नहीं, कंपनी को नुकसान होता है 100 रुपए का नुकसान हो तो उसको 50 रुपए नहीं देने, उसको कितने देने हैं, 10% बात कर रहा हूं तो 10 रुपए ही देने, ना कि उसको 50 रुपए देने या 100 रुपए देने। आ रही बात में, ये तो बात है कोई पार्टनरशिप और कंपनी की बात कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे आ रही LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें आपको जो दायित्व होगा वो भी क्या होगा, निश्चित होता है। सामान्य रूप से अनिश्चित होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो दायित्वों का जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इसी वजह से कहते हैं इसको LLP। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, कोई बात नहीं भाई, तो LLP हो गया तो फर्म हो गया, लेकिन हमारे लिए तो कौन है, व्यक्ति, तो इस श्रेणी में वो आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय सत्ताएं। वैसे नॉर्मली अपन बात करते हैं दो प्रकार की सरकारें होती है नॉर्मली, सामान्य रूप से कौन कौन सी होती है, एक होती है केंद्र सरकार, दूसरी कौन सी होती है, राज्य सरकार। अब तीसरी बोलते हैं स्थानीय प्राधिकरण की बात करते हैं। आपको ध्यान हो तो गांवों के अंदर पंचायतें होती हैं, पटवार मंडल होते हैं, शहरों के अंदर नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर पालिकाएं होगी, तो वो प्रकार एक प्रकार की होती है स्थानीय सत्ता होती है, जो वहाँ की सत्ता का मतलब क्या होता है, जिसका अधिकार होता है वहाँ पे, तो वो क्या होता है, कभी कभार उनको भी कहीं न कहीं से आय अर्जित होती है। जैसे कि किसी पटवार मंडल की बात करता हूँ, किसी पंचायत की बात करता हूँ, तो वहां पे उनका क्या होता है, गार्डन होता है। एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ, उनका गार्डन होता है। तो आपको ये तो पता है कि मार्केट का जो गार्डन है उसकी रेट और जो पंचायत के जो गार्डन है उनकी दोनों की रेट में क्या होता है, अंतर होता है, लेकिन पैसा तो लेते हैं। अब पंचायत के लिए वो क्या हो गई, आय हो गई। अब इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स क्या बोला, भाई तूने पैसा कमाया, वो बोला हाँ पैसा तो मैंने कमाया, तो इनकम टैक्स क्या बोला, चुका भाई पैसा पर चुका, तूने पैसा कमाया तो टैक्स तेरे को चुकाना पड़ेगा। तो वो क्या बोलेगा, ना मैं तो कोई व्यक्ति हूँ, ना मैं कोई HUF हूँ, न मैं ये व्यक्तियों का संघ हूँ, न व्यक्तियों का निकाय हूँ, तो आप मेरे से पैसा क्यों ले रहे हो। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है कि हम व्यक्ति किस किस को मानते हैं, हम व्यक्ति व्यक्तियों को मानते हैं। किसको मानते हैं, हम आपको भी व्यक्ति मांगते हैं, हम आपको व्यक्ति मानते हैं, आपको हमें क्या चुकाना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा, मतलब वो व्यक्ति भी अछूता नहीं है। नेक्स्ट होता है कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, आर्टिफिशियल जनरेटेड पर्सन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब ये क्या चीज होती है, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति का मतलब होता है, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा वो चीज क्या होती है। जैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ, एक मंदिर मस्जिद की बात करता हूँ मैं, आपको पता है वहां पर भी क्या होता है, आय होती है। नॉर्मल सी बात है, बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनको आय ज्यादा होती है और छोटे जो मंदिर होते हैं उनको आय कम होती है। मस्जिद की बात हो तो वहां पर भी क्या कुछ कुछ होता है, दान दक्षिणा आती रहती है। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है कि आप भी हमारी श्रेणी में आओगे, यानी आप भी व्यक्ति की श्रेणी में आओगे, क्योंकि आपने भी आय अर्जित की है। सो सालाना जो आय अर्जित करते हैं तो उस पर आपको क्या चुकाना पड़ेगा, हमको इनकम टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ कहने का मतलब है, इन शॉर्ट में कहूँ, इनकम टैक्स ने व्यक्ति को किन किन को व्यक्ति माना है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए बनता है, इनकम टैक्स ने किन किन को व्यक्ति माना है। तो व्यक्ति के दायरे में कौन आ रहा है, एक तो सामान्य व्यक्ति आ रहा है, याद रखना आप लोग पॉइंट। दूसरा आ रहा है हिंदू और विभाजित परिवार, जो भी व्यक्ति की श्रेणी में आता है। तीसरा हो गया व्यक्तियों का संघ, जिसको इन शॉर्ट में कहा जाता है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो भी श्रेणी में आता है। व्यक्तियों का निकाय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वो भी श्रेणी में आएगा। फर्म हो गया, LLP हो गया, स्थानीय प्राधिकरण हो गया, और कोई कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति शामिल है। कंप्लीट तक। तो इनकम टैक्स ने व्यक्ति को
इनको व्यक्ति माना है। यदि आप दूसरे शब्दों में इस चीज को सोचें, एक बार के लिए सोचें, तो नॉर्मली क्या हो रहा है, नॉर्मली इनकम टैक्स से कोई अछूता नहीं है। आ रही बात में, जिसने पैसा कमाया, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर कोई संस्थाएं हो, कोई फर्म हो, कोई एचयूएफ हो, यदि उन्होंने पैसा कमाया है और एक लिमिट से ज्यादा पैसा कमाया है, एक निर्धारित दर से ज्यादा पैसा कमाया है, तो उस केस में उसको क्या चुकाना पड़ेगा, इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। मैं आने वाली क्लासों के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि इनकम टैक्स की स्लैब रेट क्या है, मतलब कितने अमाउंट तक पैसा टैक्स फ्री होता है और उसके ऊपर की राशि में टैक्स कितना लगेगा, वो मैं आप लोगों को आने वाली क्लास में बताऊंगा। ये तो बात हो गई इनकम टैक्स क्या होता है, इसके नियम कायदे क्या हैं, कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं, पिछला साल किसे कहते हैं, कौन सी आय पर टैक्स लगाया जाता है, इनकम टैक्स ने किस किस को व्यक्ति माना है, ये बात हो गई यहां तक की बात कंप्लीट। यहां तक नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है व्यक्ति के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि इनकम टैक्स ने व्यक्ति किस किस को माना है, जिस चीज को व्यक्ति माना है उसको क्या चुकाना है, इनकम टैक्स चुकाना है। तो या तो बात आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई इनकम टैक्स का मतलब क्या हो गया और व्यक्ति का मतलब क्या हो गया। अब बात आती है इनकम टैक्स में आय के स्रोत कौन कौन से है, यानी कि पैसा कहां कहां से कमाया जा सकता है और जहां से पैसा अपन कमाएंगे तो इनकम टैक्स में कहां चुकाना पड़ेगा। आ रही बात में, तो इनकम टैक्स का मतलब मैं आपको इनकम टैक्स के अंदर आय के स्रोत के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं आय का स्रोत लिख रखा है। यहां तक तो मैंने समझा दिया था कि आय पर जो टैक्स लगता है उसको आयकर कहते हैं। अब पैसा कहां कहां से आता है व्यक्ति के पास, अब नॉर्मली आप भी सोच सकते हो कि आप लोगों के पास पैसा कहां कहां से आ सकता होगा। सबसे बड़ा ऑप्शन तो एक ही हो सकता है, मान लो कि आप लोगों ने यहाँ से कोर्स कंप्लीट किया और आप लोग कोई मार्केट में गए, तो आप क्या करोगे, जॉब ही करोगे और जॉब के बिहाफ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगी, वहां सैलरी मिल जाएगी। सामान्य सी बात है। तो पहला तरीका क्या हो गया, यदि आपने वेतन पे कमाया तो वो भी क्या किसकी श्रेणी में आ गया, आय की श्रेणी में आ गया। पहली बात कंप्लीट है। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखा रखे हैं और सामान्य रूप से आय के जो स्रोत होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, 5 प्रकार के आय के स्रोत होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आपको एक समरी के रूप में बताऊंगा, सारांश के रूप में बताऊंगा कि कैसे पैसे अर्न किया जाता है और कहां कहां से किया जा सकता है व्यक्ति के द्वारा। पहले बात करता हूं मैं, जैसा कि मैं बोल रहा हूं वेतन से आमदनी। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर जाकर जॉब करता है और उसके एवज में जो पारिश्रमिक मिलता है जिसे हम वेतन कहते हैं, तो वो भी आय का एक स्रोत बना जाता है। तो इनकम टैक्स का जो पहला जो हेड है, जो पहला जो शीर्षक है आय का, वो कौन सा है, इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी वेतन से आय। कंप्लीट है। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, वेतन के अंदर क्या क्या सम्मिलित है वो भी इसमें बता रखा है, क्लियर है। इनकम टैक्स ने क्लियर बोल रखा है कि वेतन के अंदर ये चीजें सम्मिलित है, यानी जो जिन व्यक्तियों ने ये कमाया तो उनको इनकम टैक्स की श्रेणी में वो ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है मजदूरी। आप लोगों को ध्यान हो तो मजदूर अपन सोचते हैं मजदूरी कमाते हैं तो नॉर्मली वो टैक्स क्या चुकाएगा, चलो ठीक है, वो नॉर्मल सी बात है, वो कम पैसा कमा रहा है, 200-300 रुपये पर डे का कमाता है तो वो उतना नहीं कमा रहा। लेकिन आपको ध्यान हो कभी कभार कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो मजदूर की श्रेणी में आता है लेकिन उसको पैसा बहुत अच्छा मिलता है, होता होगा। वो बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं वहाँ पे जो व्यक्ति काम करते हैं एज ए मजदूर के तौर पे, तो वो भी क्या होता है, उनको सैलरी पैकेज सैलरी अच्छे मिलती है। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, वेतन इक्वल टू सैलरी इक्वल टू वेजेस, मजदूरी बोथ आर इक्वल। भले आप मजदूरी कमाओ और भले आप वेतन कमाओ, यदि आप उस श्रेणी में आ रहे हो, उस स्लैब रेट के अंदर आ रहे हो। अब स्लैब रेट में बार बार बता रहा हूँ, स्लैब रेट वो क्या होती है मैं आपको आने वाली क्लास में बताने वाला हूँ, स्लैब रेट का मतलब क्या होता है। लेकिन आप एक बार के लिए सोच लें, यदि किसी व्यक्ति ने वेतन भी कमाया फिर मजदूरी कमाई तो वो भी श्रेणी में आने वाली है। कंप्लीट है यहाँ तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये बोलते हैं एन्युटी का मतलब वार्षिक आय, जो एक अलग चीज होती है, वो बात की बात है। पेंशन सुना होगा इसके नाम, पेंशन का मतलब क्या होता है। जब वो कोई व्यक्ति, आपके माइंड में एक बात क्लियर हो, पेंशन का मतलब क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है, सरकारी नौकरी करने के बाद जब वो रिटायरमेंट होता है, सेवानिवृत्त होता है, तो उसके एवज में उसको पेंशन की राशि मिलती है। कंप्लीट है तक, हाँ सही बोल रहे हो आप लोग, पेंशन की राशि मिलती है। तो देखा जाए तो वो भी क्या हो गया, उस व्यक्ति के लिए आय का स्रोत हो गया। और आय का स्रोत कौन सा, इस हेड का, कौन से हेड का, इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय की श्रेणी में आता है। दूसरा आपने सोचा होगा ग्रेजुटी के बारे में, नॉर्मल सी बात है। ग्रेजुटी का मतलब क्या होता है, वही वाली बात, रिटायरमेंट हुआ उसके बाद उसको ग्रेजुटी का पैसा मिलता है। ग्रेजुटी को हिंदी में कहा जाता है उपादान। क्या कहा जाता है, उपादान। तो वो भी किसकी श्रेणी में आता है, इस श्रेणी में आता है। यानी कि उसने ग्रेजुटी का पैसा उसको मिला, पेंशन का पैसा मिला, तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, फटाक से आ जाएगा इनकम टैक्स। भाई पैसा कमाया तूने, हाँ कमाया,
कैसे कमाया? ग्रेजुएटी से कमाया। ठीक है, चल आजा, तू मेरे को क्या चुका? टैक्स चुका। और आगे बताऊंगा कैसे गणना करते हैं उसकी। फीस हो गया, कमीशन हो गया, मुनाफा हो गया, छुट्टी की जगह नकद। अब छुट्टी की जगह मतलब क्या होता है? अब क्या होता है, कभी कभी कुछ बहुत सारी बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां होती है उसमें क्या होता है कि पर मंथ की कुछ न कुछ छुट्टियां उनको देते हैं, जैसे 1 छुट्टी दे दी, 2 छुट्टी दे दी, पर मंथ की बात करता हूँ। और कंपनी ये बोलती है कि मान लो कि आप छुट्टी नहीं लेते हो, कभी कभार क्या तो छुट्टी की आपको आवश्यकता पड़ती नहीं है, और कंपनी ने बोला कि साल में, मैं आपको आने वाली क्लासों में तो डिटेल में बताऊंगा, अभी हाल फिलहाल मैं आपको छोटी सी एक समरी के रूप में बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हो रहा है। आ रही बात समझ में? मान लो कि कंपनी ने क्या बोला, आपको साल की 36 छुट्टियां मिल सकती है जिसमें आपका पैसा नहीं कटेगा। क्या करेगा? पैसा उसको नहीं कटेगा। मान लो कि उस व्यक्ति ने क्या करा, 36 छुट्टी थी तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ी छुट्टियों की, तो उसने क्या करा, 36 में 6 छुट्टियां ली, लेकिन 30 छुट्टियां अभी उसकी जमा है। 30 छुट्टियां उसकी अभी भी जमा है। और उस व्यक्ति ने जब जॉब ज्वाइन किया होगा उस कंपनी के अंदर, तो कंपनी वाले ने क्या बोला, मान लो कि यदि आपको छुट्टियां मिल रही है और छुट्टियां आप लोग नहीं लेते हो तो उसके एवज में आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। सुना होगा इसके बारे में आप लोगों ने, छुट्टियों का पैसा मिला, तो ये वही कहलाता है छुट्टी की जगह नकद। यानी छुट्टियां नहीं ली है और उसने क्या कराया, नकद में पैसा लिया, तो वो भी कौन सी श्रेणी में आ गया? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आ गया। आ रही होगी बात समझ में? फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। सालाना वृद्धि। अब सालाना वृद्धि का मतलब जानते हो क्या आप लोग? कोई भी व्यक्ति हो गया, भले सरकारी कर्मचारी होता है भले गैर सरकारी कर्मचारी होता है, मैं सामान्य रूप से बात करता हूँ गैर सरकारी यानी प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ, प्रति वर्ष एक निश्चित समय के बाद उसकी सैलरी में क्या लगता है? इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? उसका सैलरी बढ़ती है। अब नॉर्मल सी बात है, सैलरी बढ़ेगी तो उसकी आय भी बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? वो इस श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि उसको टैक्स की श्रेणी में वापस जुड़ जाएगा वो। नेक्स्ट होता है मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड। पीएफ के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, पीएफ पीएफ पीएफ। आगे बताऊंगा पीएफ में क्या होता है और कितने प्रकार का पीएफ होता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को पीएफ का पैसा मिला, ध्यान रखना इस चीज का, पीएफ का पैसा प्राइवेट वालों को मिलता है और सरकारी वाले को मिलता है। ऐसा नहीं केवल सरकारी वाले को मिलेगा, कोई बड़ी कंपनियां होती है उसमें भी नियम व कायदे होते हैं कि उसको पीएफ का पैसा कटता है और उसके खाते से जमा होता है। आगे बात में, और उसके एवज में जब वो रिटायरमेंट हुआ या फिर जरूरत पड़ने पर जब उसने पैसा निकाला उस चीज को लेके, तो उस केस में भी वो किसका भाग हो गया? वेतन से आय, यानी आय का एक स्रोत होता है। और जैसे आप लोगों ने आय अर्जित की तो आपको क्या चुकाना पड़ेगा? टैक्स चुकाना पड़ेगा। फिर हो गया एम्प्लॉय की पेंशन खाता, जैसे कि मैंने आपको बता दिया क्या हो गया ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इन शॉर्ट सारांश रूप में कहा जाए, आय के स्रोत का पहला जो शीर्षक होता है, पहला जो स्रोत होता है वो कौन सा हो गया? वेतन से आय। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी। कंपनी तक दूसरा क्या तरीका से था, चलो ठीक है वो सैलरी नहीं कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो कर क्या रहा है? उसने बोला है कि यार मैं तो, मेरे 2-3 मकान हैं और उस मकान को मैं से एक मकान में मैं रहता हूँ और बाकी का मकान को उसने क्या दे रखा है? किराए पे दे रखा है। तो उसको क्या किराए से पैसा मिल रहा है। फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला उसके पास आएगा, वो बोलेगा टैक्स चुका। आप बोलोगे भाई साहब मैं टैक्स क्यों चुकाऊँ, मैं तो नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं टैक्स क्यों चुकाऊँ, मेरे को तो आय नहीं हो रही है। तो वो आगे वाला क्या बोलेगा, तो फिर तेरे पास पैसा कहाँ से आया? तो बोलेगा कुछ नहीं, 2-3 मकान है मेरे पास, 3 मकान है, 3 मकान में से एक मकान में स्वयं कर ले लेता हूँ और बाकी के मकानों में किराए पे दे रखा। मैं नौकरी तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो घर पे बैठा हूँ क्योंकि मैं तो उसको इसका कुछ काम है ही नहीं है। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तू मेरे को टैक्स नहीं चुका रहा है और तू ये बोल रहा है कि मेरे को सैलरी कहीं से मिल ही नहीं है तो मैं टैक्स क्यों चुकाऊँ। लेकिन इनकम टैक्स में गवर्नमेंट में दे रखा है, एक चीज दे रखी है कि आय के स्रोत की बात करते तो इनकम टैक्स ने क्या बोल रखा है, हमने आय के 5 स्रोत बता रखे हैं। इन 5 में से कहीं से भी कोई व्यक्ति पैसा कमाएगा तो उसको टैक्स की श्रेणी में वो आना ही आना है, वो आयकर की श्रेणी में आ ही जाएगा। जैसे कि देखो आप घरेलू संपत्ति से आए, जैसे कि पॉइंट लिखा रखा, दूसरा जो स्रोत होता है आय का जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है? पैसा कहाँ से कमा सकता है वो? यहाँ से। कैसे? किसी व्यक्ति पे 2 मकान है, एक मकान में खुद में रह रहा है और दूसरा मकान उसने क्या दे रखा है? किराए पे दे रखा है। किराए पे दे रखा है, उसको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो वो पैसा कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? आयकर की श्रेणी में आ जाएगा। कंप्लीट है सर? तो दूसरा जो हेड हो गया वो हो गया घरेलू संपत्ति से आय, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है घरेलू संपत्ति से आय और इंग्लिश में कहा जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि कोई व्यक्ति हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमाता है तो वो भी इसी श्रेणी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, कारोबार या पेशे से आय। कारोबार यानी बिजनेस, धंधा। पेशे से आय का मतलब क्या होगा? प्रोफेशन व्यक्ति हो गया। प्रोफेशन व्यक्ति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, जो भी सीए होते हैं
या फिर दूसरे जो भी फील्ड के हो गए, एडवोकेट्स वगैरह हो गए, वो क्या करते हैं, वो एक प्रकार के प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं। प्रोफेशनल व्यक्ति का मतलब क्या हो गया, प्रोफेशनल व्यक्ति का मतलब हो गया जो उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त कर रखी होती है उन लोगों ने। उच्च श्रेणी का मतलब क्या, तो हाई से हाई। आपको पता है डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, सीए बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब जो हाई क्वालिटी की जो एजुकेशन होती है, जिसने एजुकेशन कर रखी होती है, वो कौन सी श्रेणी में आता है, वो इस श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में, पेशेवर की श्रेणी में आता है। तो यदि कोई व्यक्ति धंधा करता है, कोई व्यवसाय करता है, या फिर वो पेशेवर व्यक्ति है, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स ने तीसरा हेड बना रखा है, जिसको कहते हैं हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसको हिंदी में कहते हैं कारोबार या पेशे से आय। कंप्लीट है तक, बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट बढ़ते हैं कैपिटल गेन्स, पूंजीगत लाभ। अब पूंजीगत लाभ क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब पूंजीगत लाभ का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूं। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कैसे, जो कि ये नहीं करते, नौकरी नहीं करते हैं, वो ये काम भी नहीं करते हैं, ये काम भी नहीं करते हैं। सोचो वो कौन सा काम हो सकता है, नौकरी नहीं कर रहा है, मकान कुछ का है नहीं है, कारोबार वाली सीन भी नहीं है, तो फिर चौथा हेड कौन सा हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं बात करता हूं, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, प्रॉपर्टी को लेते हैं और उसी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सेल करते हैं। होता कि नहीं होता। दूसरा क्या हो सकता है, आप लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में नाम सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट के बाद, अरे आज रिलायंस के तो इतने चढ़ गए, अरे आज रिलायंस के तो इतने उतर गए, सुना होगा इसके बारे में। और आपको ध्यान हो तो आज से 2 या 3 साल पहले की बात करता हूँ, तो अमेरिका में एक ऐसी आंधी आई थी जिसमें शेयर मार्केट पूरा डूब गया। और जैसे शेयर मार्केट डूब गया था, आपको ध्यान हो तो आपके जो रुपए की जो वैल्यू वो बढ़ गई थी, डॉलर की कीमत कम हो गई और रुपए की वैल्यू बढ़ गई थी। कुछ याद हो तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, यदि वो व्यक्ति तीनों में से कोई काम नहीं करता, वो क्या करता, प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टी को खरीदी और प्रॉपर्टी को बेच दी। अरे बस में भले 6 महीने में बेची, भले 1 साल में बेची, तो वो भी एक प्रकार धंधा ही होता है। वो कौन सी श्रेणी में आता है, इस श्रेणी में आता है। स्टॉक का काम कर रहा है, शेयर मार्केट का काम कर रहा है। शेयर मार्केट कोई किसी कंपनी के शेयर खरीदे उसने, मान लो कि लाख रुपए के शेयर खरीदे उसने, और उसके बाद उसने शेयर को 2 लाख में बेच दिया, 1.5 लाख रुपए में बेच दिया, तो ऊपर का उसको जो मुनाफा हो गया वो उसके लिए क्या कहलाएगा, पूंजीगत लाभ कहलाएगा। मैं आगे सब बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे क्या इसमें होती है। हाल फिलहाल क्या आप लोगों को समझना है कि पूंजीगत लाभ का मतलब क्या होता है, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है। तो इनकम टैक्स का जो चौथा हेड है वो कौन सा है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यानी किसी व्यक्ति ने पूंजीगत लाभों से आय अर्जित की है तो वो इस श्रेणी में आने वाला है। कंप्लीट है तक। लास्ट और फाइनल जो कहलाता है वो कहलाता अन्य स्रोत से आय। अब कोई व्यक्ति बोले ना मैं तो सैलरी से पैसा कमा रहा हूं, नहीं मेरे पास कोई मकान है, नहीं मेरे पास कोई धंधा है, मैं पेशेवर व्यक्ति हूँ, नहीं मैं इस चीज़ का बिजनेस करता हूँ, तो मैं पूछूंगा तू करता क्या है, क्या करता है। तो आपने सुना होगा एक बारे में सट्टे के बारे में, सट्टे वाले व्यक्ति हो तो सट्टे का काम ही करते हैं, ठीक है। दूसरा मैं बोलता हूँ घुड़दौड़ वाली बोलते हैं। आपने देखा होगा, बाजीगर मूवी देखी होगी आप लोगों ने, देखी शाहरुख खान वाली, उसमें ध्यान हो तो सट्टा लगाता है और शाहरुख खान भी क्या तो घोड़े की घुड़दौड़ करता है, आपको ध्यान हो तो है। और कुछ व्यक्ति क्या बहुत दिमाग वाले होते हैं, मतलब उनका माइंड बहुत तेज चलता है, तो वो क्या होता है, कोई कंपटीशन हो गया, फिर कोई सी प्रतियोगिता हो गई तो वहां पे वो जाते हैं। जैसा कि एक बात करता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति खेलने गए आप लोग, क्या करने गए, कौन बनेगा करोड़पति। अब कौन बनेगा करोड़पति की बात करता हूँ तो सैलरी तो मिल नहीं रही वहां पे, नहीं वो अपने हाउस प्रॉपर्टी है, नहीं वो अपना कारोबार है, नहीं अपनी वो कैपिटल गेन है, ठीक है। वहां से आप लोगों ने पैसा कमा लिया और घर पे आके खुश हो गए, अरे भाई साहब मजा आ गया, मैंने तो 1 करोड़ कमा लिया, मजा आ गया। फिर इनकम टैक्स वाला आपके पास आएगा, बोलेगा भाई पैसा कमाया, आप बोलेगा हाँ मैंने पैसा कमाया, ला टैक्स चुका। तो आप क्या बोलेगा, क्यों चुकाऊं टैक्स, देखो ना वेतन हो रहा है, ना घरेलू संपत्ति हो रही है, दूसरा काम हो, मैं टैक्स क्यों चुकाऊं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, अरे भाई तूने 5वां हेड नहीं पढ़ा है क्या। 5वां हेड का मतलब क्या होता है, अन्य स्रोत। यदि इनमें से कहीं दूसरी जगह से भी पैसा कमा रहा है, वो कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी, भले कौन बनेगा करोड़पति हो गया, घुड़दौड़ हो गया, ऊंट दौड़ हो गया, लॉटरी हो गई, माल बिकली की याद दिला रहा हूं आपको, माल बिकली में देखा होगा, कौन सा वाला, परेश रावल वाली मूवी देखी होगी आप लोगों ने, मजा आता है उसमें। उसमें क्या होता है वो आपको ध्यान हो तो वो लॉटरी खुलती उसकी, ध्यान आ रहा कुछ 1 करोड़ वाली, उसकी बात कर रहा हूं मैं। यदि ऐसी का इनकम हो गई है तो वो इनकम टैक्स क्या बोलता है, हमने 5वां हेड भी बना रखा उसके लिए, इनकम टैक्स छोड़ेगा नहीं आपको। कौन सा हेड बना रखा, अनिश्चित वाला, यानी कि इनमें से कई अदर वे से पैसा आ रहा है, इनको छोड़ते हुए अदर वे से पैसा आ रहा है, अदर जगह से पैसा आ रहा है, अदर सोर्स से आ रहा है, तो वो श्रेणी में आ जाएगा। कंप्लीट यहां तक। तो मेरे कहने का मतलब एक ही है
आय के स्रोत, कहां कहां से आय अर्जित की जाती है, इनकम टैक्स बोलता है। और इनकम टैक्स के अंदर वो क्या आता है, वो आयकर की श्रेणी में आते हैं। कहां कहां से पैसा कमाया जा सकता है, पहला है वेतन से आय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा होता है घरेलू संपत्ति से आय, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपने मकान को किराए पे दे रखा, उससे पैसा आप लोगों ने कमाया, तो वो श्रेणी में आ जाएगा। तीसरा हो गया कारोबार या पेशों से आय, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो भी श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल गेन्स, जिसको बोलते हैं पूंजीगत लाभ। पूंजीगत लाभों से आए, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी को खरीदा बेच दिया। शेयर मार्केट में की बात करते हैं, शेयर को खरीदा शेयर को बेच दिया, उससे जो आय अर्जित हो रही है वो कौन सी श्रेणी में आने वाली है, पूंजीगत वाली में आने वाली है। नेक्स्ट और फाइनल की बात करते हैं, इनमें से कोई नहीं, न इसमें पैसा है न इसमें किसमें अदर से पैसा आ रहा। अब अदर में कौन कौन सा होता है, जैसे मैं लिख रखा है बैंक खाता में, बैंक में एफडी करा रखी, उसका ब्याज मिल गया आपको। शेयर वाला मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, लॉटरी बताई दी है, रेस वाले बताई दिया, या फिर आपको किसने गिफ्ट दे दिया, पैसा तो आया, और पैसा आया तो वो कौन से हेड में आएगा, अन्य स्रोत से आया। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं, आज हमने क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स की परिभाषा बताइए, इनकम टैक्स किसे कहा जाता है। कंप्लीट यहां तक आपको उसका सेक्शन जो दे रखा मैंने, कौन सा दे रखा, अधिनियम जो एक्ट की बात करता हूँ, आयकर का अधिनियम जो वो कौन सा है 1961। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1961 में आयकर बना था। कंप्लीट यहां तक। फिर बात करते हैं आयकर के अंदर, आय के उसमें व्यक्ति में कौन कौन आता है, किन किन को व्यक्ति माना जाता है। तो नॉर्मली मैं बात करता हूँ, आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ, वो हम तो व्यक्ति है ही हैं। साथ में मैंने आपको लिखा था एचयूएफ हो गया, एलएलपी होगी, फर्म होगी, एओपी हो गया, बीओआई हो गया, तो वो सब जो श्रेणी में आते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। कंप्लीट है तक। फिर मैंने आप लोगों को उसके बताया आय के स्रोत। आयकर के अंदर आय के स्रोत कौन कौन से हैं, तो आपको नॉर्मली क्या करना है, 5 प्रकार के शीर्षक होते हैं। आय के स्रोत कौन कौन से, 5 स्रोत है। कौन कौन से, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कंप्लीट है तक। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक इस चीज को पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ें, उससे क्या होगा, आपके इनकम टैक्स के जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। धन्यवाद।